तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लीक्स, रूमर और अपडेट्स के बारे में। और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक पेज वगैरह में। वहाँ पर मैं सभी अपडेट पहले पोस्ट करता हूँ, तो आपको ये सब चीज़ें पहले पता चल जाएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट वो है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक नया फीचर अपडेट प्रोवाइड करने वाला है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसका नाम है विंडोज 10 मई 2019 अपडेट। और ये जो अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट से मई के मंथ में रोल आउट करना शुरू कर देगा, मे बी एंड ऑफ मई में, अगर सब चीज़ें ठीक ठाक रही तो। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक नया ऑप्शन, एक नया फीचर ऐड करने वाला है इस नए अपडेट के थ्रू, जिसकी जो डिमांड है यूजर्स काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे और इसे अभी ऐड किया जा रहा है। और ये फीचर रहेगा, ये ऑप्शन है कंट्रोल ओवर विंडोज अपडेट, यानी अब आप कंट्रोल कर पाएंगे विंडोज अपडेट को पूरी तरीके से। यहाँ पर इस नए अपडेट के थ्रू आप जो विंडोज़ अपडेट है उसे कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो फीचर अपडेट हो, सिक्योरिटी पैच अपडेट हो, कोई भी अपडेट हो, उसे 35 डेज़ तक डिले कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप डिसाइड करेंगे कि विंडोज़ को कब अपडेट करना है, कब नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ अभी विंडोज़ डिसाइड करता है, काफ़ी सारी चीज़ें विंडोज़ ही डिसाइड करता है कि उसे कब अपडेट होना है, कब नहीं होना है। और कभी कभी काम के बीच में ही वो अपडेट हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी हम कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो, ऐसा कुछ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अब आने वाले अपडेट्स के बाद में। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो मई 2019 अपडेट है वहाँ पर दो चीज़ें फोकस कर रहा है। वो है जो बग्स वगैरह है, जो माइनर बग्स वगैरह है, उसको भी हटाना चाह रहा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। प्लस यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल ओवर विंडोज अपडेट, ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा लेट किया इस चीज़ को करने में, आई थिंक कि इस नए ऑप्शन को काफ़ी पहले ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन ओके चलो, इस चीज़ को कम से कम ऐड किया जा रहा है, देख के अच्छा लगा। और इस नए अपडेट को मई 2019 अपडेट को एंड ऑफ मई तक रोल आउट करना शुरू कर दिया जाएगा बैचेस में। आई होप कि सब चीज़ें ठीक ठाक हो और ये जो अपडेट है टाइम को यूजर्स को मिल जाए, क्योंकि जो अप्रैल 2018 अपडेट के साथ हुआ, जो अक्टूबर 2018 अपडेट के साथ हुआ, इतने ज़्यादा डिले हुए हैं वो दोनों ही अपडेट। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम इस नए अपडेट के साथ होती है, मई 2019 अपडेट के साथ होती है, तो मे भी ये थोड़ा और टाइम लग जाए आपको मिलने तक। लेकिन आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और फिर यस, अपडेट के बाद आप अपडेट को कुछ ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अपडेट की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर USB वर्जन में एक नया अपडेट किया गया है, एक नया वर्जन ऐड किया गया है, बेसिकली USB 4। यहाँ पर अभी हम जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं वो है USB 3.1 जनरेशन 2। और USB 3.2 भी रिलीज़ हो चुका है, उसे रिलीज़ किया गया काफ़ी समय हो गया है और आने वाले कुछ समय में हम USB 3.2 डिवाइसेस भी देख पाएंगे। यहाँ पर एक नया जो वर्जन है उसको रिलीज़ करने की तैयारी चल रही है, जिसके जो स्पेक्स है फाइनलाइज करके मिड 2019 तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, और वो है USB 4। यहाँ पर USB 4 में एक हाईलाइटिंग फीचर है, एक है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो है थंडरबोल्ट 3 का सपोर्ट। यानी थंडरबोल्ट 3 प्रोटोकॉल को आप एक नॉर्मल USB में यूज़ कर पाएंगे, जिसके वजह से जो टोटल बैंडविड्थ में हमें मिलती है USB 4 में, वो मिलती है 40 Gbps की, जिसके हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें, यानी मल्टीपल डिवाइसेस आप एक पोर्ट में यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप डिवाइस को एक टाइम पे चार्ज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्प्ले अटैच करते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैकबुक यूज़र्स अपने डिवाइसेस के साथ करते हैं। तो वो चीज़ें आप एक USB के थ्रू आप अपने लैपटॉप वगैरह में भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो USB 4 है वो आपको टाइप सी कनेक्टर में ही अवेलेबल रहेंगे। वो उसके लिए टाइप ए कनेक्टर वगैरह वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए सिर्फ टाइप सी कनेक्टर हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है पूरी, उसको आपको कल आप देख पाएंगे, जो मंडे को मैं अपलोड कर दूंगा। बना लिए, बस एडिट करना बाकी है, तो वो चीज़ें आपको मंडे को मिल जाएगी। तो आप डिटेल में जान सकेंगे आखिर जो USB 4 है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नई मिलती हैं, और बाकी जो लेगेसी वर्जन है उसमें क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं। तो USB 4 लॉन्च होने से हमें काफ़ी बड़ी जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिवाइसेस के साथ में वो मिल जाएंगी। तो लेट्स सी जो USB 4 है वो मार्केट में कब तक अवेलेबल होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करूं तो इंटेल के जो ऑप्टेन मेमोरी है, जिसे हम सभी अच्छे से जानते हैं, तो जो सेलेरॉन और पेंटियम बेस्ड PC है वहां पर अब सपोर्टेड है। यहाँ पर अगर हम PC बिल्ड करते हैं 8th जनरेशन सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ में या 8th जनरेशन पेंटियम प्रोसेसर के साथ में, वहाँ पर अब हम यूज़ कर सकते हैं इंटेल का ऑप्टेन मेमोरी। और ऑप्टेन मेमोरी के साथ हम जो बजट PC की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि जो ऑप्टेन मेमोरी है वो मैकेनिकल ड्राइव के साथ मिलकर कैशिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाती है। और जब बजट PC में हम मैकेनिकल ड्राइव यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बजट में है, SSD यूज़ नहीं करते हैं,
और जो ऑप्टेन मेमोरी का सपोर्ट है, पहले हाई एंड सीपीयू जो एक महंगे सीपीयूज़ वगैरह में दिया जाता था, महंगे सिस्टम में, और वहाँ पर यूज़र्स ऑलरेडी एसएसडीज़ वगैरह यूज़ करते थे, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं। तो ऑप्टेन मेमोरी का सपोर्ट अब जो बजट पीसी के लिए दिया गया है, बजट सीपीयूज़ में दिया गया है, सेलेरॉन और पेंटियम वगैरह में, तो ये काफ़ी अच्छा है इंटेल की तरफ से। अब हम बजट पीसी को भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकते हैं ऑप्टेन के साथ में। अगेन ये जो लेटेस्ट जनरेशन है उसके साथ सपोर्टेड है, जो पिछले जो 6-7 जनरेशन है वहाँ पर अभी कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि वहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एसएसडीज़ की जो कीमत है, यानी जो ऑप्टेन मेमोरी की जो प्राइजेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको थोड़ी कम होनी चाहिए थी, ताकि जो बजट यूज़र्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके अपने सिस्टम में, और जो बजट पीसी है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से बढ़ा सके। बढ़ाने की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके हिसाब से क्लाउड गेमिंग का जो मार्केट है वो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं उनको शायद ये बात पहले से पता था, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट को पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्स क्लाउड, गूगल का एप्पल का आर्केड और गूगल का स्टेडिया। तो ये सभी जो हैं प्लेटफॉर्म जिनके थ्रू आप क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले 5 साल में ऐसा मानना है कि जो क्लाउड गेमिंग का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और लोग अपने घर में एक महंगे सिस्टम खरीद के गेम प्ले करना, स्ट्रीम करना शायद पसंद ना करें, क्योंकि आने वाले समय में हम 5G कनेक्टिविटी यूज़ करेंगे, जिसके हिसाब से जो कनेक्टिविटी में हमें बेटर कनेक्टिविटी और बेटर बैंडविड्थ मिलेगी, जिसके थ्रू क्लाउड गेमिंग करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगेन वहाँ पर मैंने इसके बारे में पहले ही बात करी है कि बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, स्पेशली जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वही एक सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। तो देखते हैं आने वाले 5 सालों में हम इंटरनेट में कितना ग्रो करते हैं, और जो कनेक्टिविटी है कितनी ज़्यादा फैलती है और कहाँ तक ये रीच बनाती है, ताकि जो यूज़र्स हैं अच्छे से गेम का एक्सपीरियंस ले पाएँ क्लाउड गेमिंग के थ्रू। यहाँ पर एक मज़े की बात है जो मैं आपको बताता हूँ, और वो है जो वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट वुमेन है वो बन गई है मैकेंजी बेजोस। और मैकेंजी बेजोस को 3rd रिचेस्ट वुमेन बनाया एक डाइवोर्स ने। मैकेंजी बेजोस जो कि वाइफ है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस को हम सब जानते हैं, वो अमेज़ॉन के CEO हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। और डिवोर्स के बाद जेफ बेजोस ने अपना 25% शेयर मैकेंजी बेजोस को दिया, और उसके बाद से जिसकी टोटल नेट वर्थ है वो है $36 बिलियन। और इस वजह से जो मैकेंजी बेजोस है वो 3rd रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं। हालांकि इसका असर जेफ बेजोस के ऊपर नहीं पड़ा, वो अभी भी दुनिया के अमीर इंसान है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन वो अभी भी है। वहीं पर अमेज़ॉन ब्रॉडबैंड सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का सोच रहा है वाया सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट के थ्रू, लो ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू अमेज़ॉन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, उस रेंज में भी जहां पर अभी इंटरनेट रीच में नहीं है। ओवर 3236 सैटेलाइट लॉन्च करने का सोच रहा है अमेज़ॉन, जिसके थ्रू वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा यूज़र्स को। लेकिन अगेन इसके ऊपर अमेज़ॉन का कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं कहा है, कुछ ऐसा लीक्स वगैरह नहीं है, बस एक लीक्स और र्यूमर है जिसके ऊपर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अमेज़ॉन कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि नियर फ्यूचर में वो लो ऑर्बिट सैटेलाइट का यूज़ करके इंटरनेट प्रोवाइड करे। अगेन ये कुछ नया चीज़ें नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट का यूज़ करके ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने का सोच रही है, जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला, स्पेसएक्स, इलॉन मस्क, ये चीज़ें सबसे पहले सोच रखी हैं, और ऑलरेडी उन्होंने कुछ डेमो वगैरह भी कर चुका है। और 2-3 कंपनियां जिन्होंने ट्राई करने का सोच रहा है और इसके पीछे हैं। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो सभी कंपनियां हैं सैटेलाइट के थ्रू हमें इंटरनेट आने वाले फ्यूचर में अगर प्रोवाइड करेंगी तो जिससे ये चीज़ें अच्छी रहेंगी कि रीच बढ़ जाएगा और हमें केबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेट्स सी हमें कितना स्टेबल और अच्छा कनेक्शन मिलता है आने वाले समय में सैटेलाइट के थ्रू। स्पीकिंग ऑफ इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस भी हमें कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि वायरसेस, हैकर्स के अटैक्स वगैरह। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से अगर जो अटैकर्स है वो चाहे तो एक मैलवेयर के हेल्प से हॉस्पिटल में हो रहे सिटी स्कैन की रिपोर्ट में एक कैंसर सेल्स को इम्प्लांट कर सकता है। तो अब हॉस्पिटल्स भी सेव नहीं है हैकर्स के नज़र से। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो अटैकर्स वगैरह हैं वो इसके स्पेसिफिक एक पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, पूरे हॉस्पिटल्स को टारगेट कर सकते हैं, रैंसम कुछ मांग कर सकते हैं, कुछ डिमांड कर सकते हैं, हॉस्पिटल के जो रिपोर्ट है उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है अब वो भी इतना ज़्यादा सेफ शायद नहीं है जिस तरह से रिपोर्ट आई है।
लेकिन फिर भी तो हमें ये चीज़ें दिखाती हैं कि हमें इन फ्यूचर हमें सिक्योरिटी को लेके, इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। वहाँ पर हमें कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी और हमारे नेटवर्क्स को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाना पड़ेगा ताकि उनको ईजिली ब्रीच ना किया जा सके। हर चीज़ें और जो टेक्नोलॉजी है वो 100% सिक्योर हमेशा तो नहीं रह सकती, लेकिन इस चीज़ को हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए और यहाँ पर से इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहिए ताकि इस टाइप की जो फॉल्ट वगैरह है, गड़बड़ी है, जिससे आने वाले जो कई सारे जो यूजर्स उनको इफेक्ट हो सकता है, ये चीज़ें सब ना हो। प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंटेल को भले ही अपने 10 नैनोमीटर प्रोसेस नोड के साथ प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन यहाँ पर TSMC ने 5 नैनोमीटर चिप की जो प्रोसेस डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार कर लिया है। तो अब TSMC में 5 नैनोमीटर चिप्स भी तैयार की जा सकती है और अकॉर्डिंग टू TSMC यहाँ पर जो 5 नैनोमीटर वाली जो चिप्स रहेगी उनका वॉल्यूम प्रोडक्शन करने लायक जो TSMC है वो एंड ऑफ ईयर 2020 तक हो जाएगी। तो नियर फ्यूचर हमें काफ़ी सारे जो चिप्स मिलेंगी एंड ऑफ 2021 2022 वो 5 नैनोमीटर में हम देख पाएंगे और नियर फ्यूचर यानी हम AMD के जो राइजन चिप्स आएंगे, एप्पल की तरफ से जो चिप आएंगे, ज़्यादातर जो चिप्स रहेंगे वो 5 नैनोमीटर में रहेंगे, तो ज़्यादा पावर हमें देंगे, ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर इंटेल काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है एज़ कम्पेयर टू TSMC। यहाँ पर TSMC का जो लेटेस्ट प्रोसेस नोड है वो अभी 7 नैनोमीटर में है, जो हम AMD का राइजन CPUs के साथ अभी देखेंगे आने वाले जो 3rd जनरेशन प्रोसेसर्स हैं। और काफ़ी सारी जगह 7 नैनोमीटर हम देख भी रहे हैं स्नैपड्रैगन वगैरह में। तो लेकिन इंटेल के साथ हम अभी 14 नैनोमीटर में ही हैं। 10 नैनोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन मैं बोलूँगा इस साल के अंत तक उसको भी मार्केट में लॉन्च हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी इंटेल कैसे TSMC के आसपास पहुंच पाता है और देखते हैं कि दोनों की चिप में जब इंटेल के 10 नैनोमीटर लॉन्च होते हैं और TSMC की तरफ से जो राइजन CPUs आते हैं तो दोनों ही में हमें 7 नैनोमीटर चिप्स और 10 नैनोमीटर चिप्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। चिप्स की अगर मैं बात करूँ तो AMD का जो 3rd जनरेशन राइजन CPUs है जहाँ पर हमें हायर कोर काउंट मिलेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर IPCs वगैरह मिलेगी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हमें प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी अच्छी मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया जाएगा नया Zen 2 आर्किटेक्चर। प्लस यहाँ पर ये जो चिप्स है वो TSMC के 7 नैनोमीटर के प्रोसेस नोड में बनाया जाएगा। प्लस यहाँ पर AMD का जो अपकमिंग GPU है, नेवी GPU, जो कि काफ़ी लंबे समय से र्यूमर है, अभी तक कुछ ऐसा लॉन्च नहीं हुआ है, जिसे 7 नैनोमीटर में बनाया जाएगा TSMC के। हाँ, ये भी 7 नैनोमीटर में ही रहेगा, दोनों CPU GPU। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट का जो यूज़र्स है, एंथुजियास्ट है, बाकी सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, गेमर्स है, सभी वेट कर रहे हैं। तो इन्हें कॉम्पिटेक्स 2019 जो कि एंड ऑफ मे में स्टार्ट होगा वहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। कम से कम इन्हें अनाउंस तो वहाँ कर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कोई AMD की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लीक्स र्यूमर्स वगैरह आ रही हैं उस हिसाब से कॉम्पिटेक्स 2019 में हमें AMD की तरफ से इन प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास सुनने को मिल सकता है और इन्हें वहाँ पर अनाउंस भी किया जा सकता है। अगेन वहाँ पर लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे यह भी कोई कंफर्म नहीं है। अपकमिंग जो इसके प्रोडक्ट आने वाले हैं AMD के काफ़ी एग्रेसिव रहने वाले हैं मार्केट में। जो कंपटीटर है इंटेल और NVIDIA दोनों से compete करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों ही चिप्स की जो परफॉर्मेंस है किस तरीके से निकल के आती हैं CPU GPU में। प्लस यहाँ पर AMD का जो X570 चिपसेट रहेगा जो कि सपोर्ट करेगा 3rd जनरेशन CPUs को, वो इंडस्ट्री का पहला चिपसेट है जो कि यूज़ करेगा PCI Express जनरेशन 4 को। हम अभी तक जनरेशन 3 को यूज़ करते आए हैं, बाकी सारे चिपसेट वगैरह में अब तक जो सिस्टम आ रहे हैं, लेकिन ये जो पहला चिपसेट रहेगा जो जनरेशन 4 को सपोर्ट करेगा PCI Express के। तो AMD काफ़ी सारे नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए। अब देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या निकलती है CPU GPU में जो यूज़र्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेमोरी चिप की जो प्राइसेस है वो काफ़ी कम हो गई हैं, जिसकी वजह से जो सैमसंग का जो प्रॉफिट है मेमोरी चिप में और नैंड चिप वगैरह में, वहाँ से जो प्रॉफिट है सैमसंग का काफ़ी कम हो गया है। तो ओवरऑल जो प्राइसेस हैं रैम वगैरह की तो वो काफ़ी कम है और ये एकदम सही समय है आपको रैम परचेज करने के लिए। तो अगर आप अपने PC को अपग्रेड करना चाहते हो, नया PC बिल्ड भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आप हायर कैपेसिटी की रैम लगा सकते हो, हायर फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि जो प्राइसेस है वहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। आप जाके चेक कर सकते हैं अमेजॉन वगैरह कहीं पर भी आप जहाँ से आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट आप ड्रॉप देखेंगे प्राइस में। तो बिल्कुल सही समय है सब जो कंपोनेंट वगैरह है रैम की। इवन जो ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस भी अभी काफ़ी डाउन है, ठीक ठाक चल रहे हैं। जो नए आए हैं वो भी
ठीक प्राइस में मिल रहे हैं, तो ये एकदम सही समय है, आप ये चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं परचेज़ करके। तो जाइए, मैं कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, अगर आप उसको रेफरेंस के लिए देखना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहें तो वहाँ जाके उस लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। तो आप नीचे जाके देख सकते हैं उसको। तो बस गाइज, यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे इस हफ्ते के जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी अपडेट आपको पसंद आए होंगे, और आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना मत भूलिएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पर पहले पोस्ट करता हूँ तो आपको पहले पता चल जाएंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज प्रसून मालविया एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।